नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मिलवा रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं जो स्टार्स हैं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के, जिन पर हमें नाज है और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी शख्सियत जो भी हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपसे उनको रूबरू कराऊं, आप ताकि उनके लाइफ को जानें, उनकी जर्नी को जानें और उन्होंने किस तरीके से अचीवमेंट्स प्राप्त की वो आप समझें और अगर हो सके तो अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। इसका मेरा यही उद्देश्य है। आज मैं फिर आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाऊंगा जिसके बारे में यूँ कहा जाता है कि वो एक दिन के स्टार नहीं है। कुछ लोगों का मिथ है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं वो शायद प्रोग्रेस उतनी नहीं कर पाते, जो सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर होते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन इन सब मिथ्स को तोड़ते हुए अगर कोई बुलंदियों को जिसने छुआ है, मैं आज ऐसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा। एंड ही इज़ नन अदर देन एक्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चेयरमैन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी। मैं आज आपसे उनको मिलवा रहा हूँ, सीधा लिए चलता हूँ। मनन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एडवोकेट्स के चैनल में। और आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा ताकि लोगों को पता लगे कि जो हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 3 बार चेयरमैन रहे, आखिर उनकी जर्नी क्या रही लाइफ की, वो कहाँ से उठे और किस तरीके से उन्होंने बुलंदियाँ हासिल की। मेरा मकसद लोगों को ये बताना है और आपके बारे में जो क्यूरियोसिटी है लोगों की वो भी थोड़ी क्लियर हो जाए। मुझे इतना पता है कि आप हिमाचल प्रदेश के आजोली गांव में पैदा हुए 1995 में, 3 सितंबर, हिमाचल प्रदेश में यह है। और आपके फादर साहब लेट श्री रामनाथ जी फार्मर थे और आप लोग 4 भाई थे, एक आपकी सिस्टर थी, 3 सॉरी हैं 4 भाई और एक बहन थे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मदर का जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको अभी मिल रही हैं। माता श्री आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं और आप उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद भगवान का आपके साथ है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी गांव में हुई और इन्होंने एजुकेशन जो ग्रेजुएशन किया वो HP यूनिवर्सिटी हिमाचल से किया, लेकिन इन्होंने लॉ किया गाजियाबाद से। अब ये लॉ गाजियाबाद से जो किया, सर मैं सीधा इसी सवाल से आता हूँ कि हिमाचल से सीधा गाजियाबाद, ये क्या ब्रेकिंग रही यहाँ आने का, इसके पीछे क्या राज है? मेरे यहाँ पे मेरी मदर के कज़न मामा मेरे थे यहाँ पे। एक मामा ने उन्होंने भी गाजियाबाद से MMH कॉलेज से लॉ किया था। जब तक, क्योंकि उस साल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट लेट आया था, जब तक मैं दिल्ली पहुंचा, चूँकि मेरा पहले से ये ध्येय था कि मैं दिल्ली से लॉ करूंगा। जब मैं दिल्ली पहुंचा तब तक दिल्ली का एडमिशन बंद हो चुका था, तो अल्टरनेटिव कोई नहीं था, या तो 1 साल ख़राब करते। लेकिन फिर मैंने गाजियाबाद अप्रोच किया, अप्लाई किया, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया और वहाँ से मैंने अपनी LLB कंप्लीट करी। लॉ करने का जो इंस्पायरेशन है वो खुद ही था या किसी की इच्छा थी घर में या परिवार में या गांव में, या आपका मन में खुद ही शुरू से था? ये मेरे मन में था, चूँकि मेरे फादर गांव के सरपंच रहे कई बार। राजनीति को मैं नज़दीक से देखता रहा, किस तरह से मेरे फादर लोगों को टैकल करते हैं, लड़ाई झगड़े गांव में जैसे होते हैं उनको कैसे पैसिफाई करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते थे। तो और मैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल और ना जाने कितनी, मतलब मैंने बुक्स में बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ। 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता था पॉलिटिकल लोगों के जीवनी के बारे में। तो इसलिए मेरा मन बन गया कि मैं अब लॉ करूं, वकील बनूं। ये आपने लॉ की 1980 में, और 1980 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोल होते 1981 में आप पटियाला हाउस एडिशनल सेक्रेटरी बन गए। और न केवल एडिशनल सेक्रेटरी बने, उसके बाद 91 में और से लेकर 93 तक आप सेक्रेटरी रहे। फिर 95 में से प्रेसिडेंट बन गए, फिर 2001 और 2 में प्रेसिडेंट बन गए, फिर 2003 में प्रेसिडेंट बन गए। तो आप वकालत करना चाहते थे या नेतागिरी करना चाहते थे? देखिए, अच्छा वकील ही अच्छा नेता बन सकता है, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा मानना है। लेकिन मैं अकेला नेता ही नहीं हूँ, न था। मैं नेतागिरी के साथ साथ वकालत भी करता था। वकालत का मतलब आप जान सकते हो, आज मेरी किसी से भी पूछ सकते हो कि मेरी वकालत कैसी है, या मैं कहाँ कहाँ से उठ के आया हूँ, और मेहनत करी है मैंने दिन रात। लेकिन पॉलिटिकल आपका जो मिशन था वो यहीं नहीं रुका। आप 95 में BCD में कोऑप्टेड मेंबर हो गए
उसके बाद आप 98 में बीसीडी के मेंबर बन गए और उसके बाद 3 बार आपने रिकॉर्ड तोड़ा कि 3 बार आप जो हैं अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन रहे। अभी सेकंड लास्ट अभी जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है उससे पहले आप ही थे। तो ये एम्बिशंस जो है आपका पॉलिटिकली, ये कहीं और भी आगे जा रहा है क्या? था मेरा आगे जाने का, लेकिन बहुत परिस्थितियां होती हैं, भाग्य की भी बात होती है। मेरे जो परिचय रहे हैं देश के 2 प्रधानमंत्रियों से के साथ रहे हैं। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी से मेरा बड़ा अच्छा नाता था और श्री देवे गौड़ा जी अभी भी हैं, अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। देवे गौड़ा जी का तो आपने 1996 में बीइंग प्राइम मिनिस्टर केस किया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ, उन पर एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस पे देवे गौड़ा जी के बारे में कई अनाप शनाप लिखा हुआ था। तो मैं उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलॉन्ग विद श्री DC माथुर, दिनेश माथुर साहब के साथ उनको सीनियर एंगेज किया गया था और मेरे को ट्रायल करने के लिए एंगेज किया गया था। देवे गौड़ा जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। इतिहास में ये पहला ही केस है जिसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने किसी के खिलाफ डेफेमेशन का केस किया हो, और उसमें बाद में केस इसलिए विड्रॉ कर लिया था, अपोलॉजी कर ली थी कंप्लेनेंट ने देवे गौड़ा जी के साथ जाकर। तो देवे गौड़ा जी ने कहा कि अब इस केस को परस्यू ना करो, तो परस्यू बाद में नहीं किया गया था। लेकिन लोगों को लगता है कि आप में एरोगेंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप 1990 में आप जो है प्रोसिक्यूटर बने, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में एडिशनल प्रोसिक्यूटर बने और आपने तुरंत थोड़े दिन बाद रिजाइन कर दिया। हालांकि उसके बाद आप 91 में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सेंट्रल गवर्नमेंट के और 93 तक आप रहे। लेकिन ये जो एरोगेंसी है, लोग तो कोशिश करते हैं किसी तरह प्रोसिक्यूटर बन जाएं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर बन जाएं, कुछ बन जाएं, और आप रिजाइन कर गए। नहीं, एरोगेंसी थोड़ी नहीं इसको कहेंगे आप कि मैं एरोगेंट हूँ, या एरोगेंसी की वजह से मैंने ये प्रोसिक्यूटर से जा लोग कहते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए किसी चीज़ पर, आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चूँकि मैं जिस समय 91 में प्रोसिक्यूटर बना था, मार्कंडे सिंह जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बल्कि वो मुझे क्रिमिनल साइड पर स्टैंडिंग काउंसिल बनाना चाहते थे। लेकिन अगर मैं स्टैंडिंग काउंसिल बनता तो मैं इंडिपेंडेंट प्राइवेट क्लाइंट्स के केस नहीं ले सकता था। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे मैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर ही बनाओ आप। रही स्टैंडिंग काउंसिल की, चूँकि जब सरकार दूसरी आ जाती है तो नैतिकता यही कहती है कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए। तो जैसे सरकार बदली, मैंने अपना रिज़ाइन भेज दिया था। तो एरोगेंसी की कोई बात नहीं है इसमें। सरकार बदलने पर ये एक प्रथा भी है और एक मॉरल भी इंसान का होता है कि रिज़ाइन करना चाहिए। अगर दूसरी गवर्नमेंट को मानना है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते। इसी जब अगर दूसरी गवर्नमेंट कहती कि आपको हम बनाना चाहते हैं तो बात डिफरेंट होती है, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता था। चूँकि कहते भी तो भी नहीं बनता मैं, चूँकि मेरी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, थी उस समय भी, आज भी अच्छी है। भगवान की पूरी कृपा मेरे पे, मेरे माँ बाप का मेरे पे हाथ है, मेरे बुजुर्गों का हाथ है, आप जैसे दोस्तों का, मेरे साथ जो मेरे साथी हैं लॉयर्स, उनका पूरा मेरे साथ सहयोग है। तो इसलिए मैं कभी सरकार की नौकरी करना कभी भी नहीं पसंद करता। लोग कहते हैं कि आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं। अपॉर्चुनिस्ट से मेरा मतलब आप मौके का फ़ायदा उठाना नहीं जानते। जैसे कि आप चंद्रा स्वामी जी के केस कर रहे थे, और उस वक्त कर रहे थे जब चंद्रा स्वामी जी के इशारे से बहुत कुछ गवर्नर तक बन जाया करते थे। तब भी आपने कोई पॉलिटिकली MP नहीं बने, आप राज्यसभा नहीं गए, या कहीं बहुत कुछ ले सकते थे। वाई? कभी इसका अफसोस होता? एक ही चीज़ का अफसोस है ये कि मैं एक्चुअली जज बनना चाहता था। देवे गौड़ा जी मुझे मिनिस्टर बना रहे, लॉ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया इस बात से, मुझे लॉ मिनिस्टर नहीं बनना। क्योंकि उस समय मेरी एज 40-41 साल की थी। तो मैं अगर उस समय जज बनता, जज बनने की ख्वाहिश रही है मेरी, मैं मना नहीं करता इस बात को, लेकिन उनकी भी सरकार ज़्यादा देर नहीं चली। अगर बाय द टाइम मेरा नाम कंसिडर हो रहा था, सरकार गिर गई उनकी। लेकिन यहाँ तक उसके बाद भी मुझे ऑफ़र किया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो अब दुनिया में भी नहीं है, वो लॉ मिनिस्टर बने थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मुझे कहा कि हमें फौजदारी लॉयर की ज़रूरत है, तो हम अगर जज बनना चाहोगे आप, तो मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं जज नहीं बनूंगा अब। क्योंकि जज बनने की एक उम्र होती है
अगर मैं इन टोटो आप कह सकते हो कि मैंने फिर जज बनना भी मुनासिब नहीं समझा। लोग कहते हैं कि आप जज इसलिए नहीं बने कि आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। कह सकते हो आप, पैसे की कीमत होती भी ज़्यादा है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। जजेस का अपना एक पदवी है, एक अपना स्थान है। जजेस के आगे तो आज भी हम नतमस्तक होते हैं, लेके मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जज तक मैं जब भी कोर्ट में दाखिल होता हूँ सिर झुका के होता हूँ, कोर्ट छोड़ता हूँ तो सिर झुका के छोड़ता हूँ। और ये मैंने चीज़ सीखी है। एक केस में हमें लीड कर रहे थे उदय ललित जी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। मैंने उनसे ये बात सीखी है, लेकिन पहले भी मैं सिर झुकाता था, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो जिस समय डाइस भी छोड़ते थे, डाइस पर भी सिर झुका के निकलते थे बाहर वो। तो एक अच्छा आचरण होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बाकी तो सारा, लेकिन आजकल तो आचरण निभाने के चक्कर में बटरिंग शुरू हो जाती है ना। हाँ, लेकिन शर्मा जी सब चीज़ तकदीर की होती है। मैं एक छोटे से गांव से चलकर आया हूँ, दूर दुरांत तक मेरा कोई भी बड़ा कोई मतलब लॉयर ही नहीं था। फादर मेरे किसान थे, सरपंच तो थे, लेकिन वो कोई लॉयर थोड़ी नहीं थे, मैट्रिक पास थे वो। लेकिन मैंने संघर्ष बहुत किया दिल्ली में आकर। मेरे मित्र भी बहुत हैं, चाहने वाले भी बहुत हैं, मेरे से ईर्ष्या करने वाले भी बहुत हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं उनकी ईर्ष्या का मेरे पे प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ना तो मैं कभी किसी से जेलस होता हूँ, ना मैं कभी किसी से कंपटीशन रखता हूँ। मेरे को जितना मेरी बुद्धिमत्ता से मैं कर सकता हूँ मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी में मैंने कभी ना किसी जज के नाम पे पैसा लिया। मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं कई, हाँ मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरा ये सवाल आने ही वाला था। हाँ अच्छे दोस्त भी रहे हैं। मैंने कभी किसी प्रोसिक्यूटर के नाम पे पैसा नहीं लिया ज़िंदगी में। मेरे सीनियर बलदेव साहब मेहता जी ने और जे.आर. प्रियानी साहब ने एक ही बात सिखाई है कि ईमानदारी से थोड़ा खा लो, लेकिन कभी किसी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ, किसी की भी सौगंध मुझे खिलवा लो आज, मैं सीना चौड़ा करके ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में किसी तरह का माल प्रैक्टिस में इंटेलिजेंस इस प्रोफेशन में नहीं किया है। शायद उसी का रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। एक आपने अभी ख्वाहिशों की बात की कि जज तो बनना चाहते थे, वो तो अब ख्वाहिश एज भी निकल गई और समय भी निकल गया। अब बुलंदियां आपने छू ली, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के आप चेयरमैन 3 बार रह लिए। एक बहुत बढ़िया नामी ग्रामी एडवोकेट आप अभी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और पैसे का भी लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि माता श्री आपके साथ, आप उनके साथ रहते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स भी हैं। अब ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आपके मन में है कि उसे और पूरा कर लें? ख्वाहिशें तो शर्मा जी कभी पूरी होती नहीं है किसी की भी। मुझे कोई, आप देखो, पहले बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, फिर कहते हैं अब शादियां करो उनकी, और फिर कहते हैं अब उनके बच्चे तो उनको देखते हैं आप। एक बात से तो मैं संतुष्ट हूँ कि अगर धर्मेंद्र जी का आपने सुना ना डायलॉग, राज्य के ये किया पर मैंने वो नहीं किया। बाकी राज्य का पैसा कमाया, राज्य का शोहरत कमाई, राज्य के भगवान ने, अगर मैं पॉलिटिकल फील्ड में फ्रेटर्निटी में गया तो भी मुझे लोगों ने भरपूर प्यार दिया। वकालत में भी जजेस से भी रिस्पेक्ट भी मिली है, अपने कॉलीग से इतनी रिस्पेक्ट मिली है। मैंने जो भी इलेक्शन आज तक लड़े हैं सभी जीते हैं मैंने। वो इसलिए नहीं कि मेरा तो अकेला वोट है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा मेरे परिवार का भी, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा मेरे साथ है, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा साथ है मेरे साथ, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा साथ है। और मैं कब इस ऋण को दे ही नहीं सकता जो इस फ्रेटर्निटी ने मुझे दिया है, खासकर पटियाला हाउस और हाई कोर्ट। मैं इनका इतना बड़ा ऋणी हूँ कि मैं ताज जिंदगी इनका ऋण नहीं चुका सकता। मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मेरी कर्म भूमि है पटियाला हाउस, वहाँ से मैंने शुरू किया। ठीक है, मैं अब हाई कोर्ट में हूँ, लेकिन मेरे रूट्स आज भी पटियाला हाउस में हैं। मैं नहीं भूल सकता उन चीज़ों को। तो ख्वाहिश अब मेरी कोई है नहीं खास, लेकिन भगवान अगर कोई चीज़ देगा, जा भगवान ने रखी हुई है, तो हंस के सहजतापूर्वक उसको एक्सेप्ट करूँ। दूसरे मनन साहब राज्यसभा चले गए, आपके मन में भी हो मेरे को भी मनन स्क्वायर कर दें? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को पता है, मेरे को कुछ नहीं पता इस बात का, कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था
कि मैं कभी दिल्ली आऊँगा। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं पटियाला हाउस से प्रैक्टिस करूँगा। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी ऊंचाई पे, पता नहीं कितनी ऊंचाई है या नहीं, लेकिन जो भी मैं आज समझता हूँ, जो भी मैं बना हूँ, तो इसमें भगवान का और मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, सबका आशीर्वाद रहा है। तो मैं इस बात से आज भी नतमस्तक हूँ, सिर झुकाता हूँ। सुबह भी मैं जब उठता हूँ, जब मैं पूजा करता हूँ, उठने से टॉयलेट जाने से पहले मैं बिस्तर पर पूजा करके भगवान का नाम लेके उठता हूँ, तो भी मैं यही कहता हूँ, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं शायद इस काबिल नहीं था, और मुझे भी दे औरों को भी दे। ये मेरा ध्येय रहता है और ये मेरा डेली का नियम है। बिस्तर पर उठते मैं ये पहले काम करता हूँ डेली। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी को मैं अपना अगेंस्ट मानता ही नहीं हूँ। अगर कोई मेरे को, कई बार आपने देखा होगा, आप आदमी को जानते भी नहीं हैं, फिर भी आपको वो अच्छा नहीं लगता। एक ऐसी आपके मन में धारणा आती है, आदमी को जानते भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ये डिपेंड करता है। बाकी तो मैं मानता हूँ कि मुझे अब किसी बात की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अब एज ऐसी हो गई है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितनी भी सेवा कर सकूँ। मेरे पास पुराने क्लाइंट आते हैं कई बार, वो शर्मा जी मुझे मेरी फ़ीस आज की दे नहीं सकते, लेकिन मेरे क्लार्क को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, जब वो मुझे मिलते हैं आकर, मैं कहता जब राजकुमार है मेरे मुंशी का नाम, उससे बात कर लो, वो जितने दे देते हैं मैं तब भी केस कर देता हूँ उनका। ट्रायल में मैं अब ट्रायल नहीं करता हूँ, कोई ट्रायल ऐसा होता है जो करना पड़ता है। बाकी भगवान की दया है, कोई भी इच्छा नहीं है, राज्य का सब कुछ कर लिया बस। आपकी बेटी को मैंने आर्गूमेंट करते देखा, बिटिया को, और मुझे लगा ये मनन साहब का कॉपी है। तो ये जो आप मेडिटेशन करते हैं और भगवान का थैंक्स करते हैं, ये इसका असर है या स्पेशल कोई ट्रेनिंग आप बच्चों को दे रहे हैं जिससे उनके अंदर दूसरे मनन पैदा हो रहे हैं? नहीं, मैंने ना बिटिया को ट्रेनिंग दी है, मेरे साथ कभी काम नहीं किया उन्होंने। वो जस्टिस मुक्ता गुप्ता जी के साथ थी जब वो जज नहीं थी, और मेरा एक और बेटा है जो आजकल ऑस्ट्रेलिया है, वो भी मुक्ता जी के साथ था, और ये तीसरा तो किसी के साथ रहा ही नहीं पहले। तो बच्चों को मैंने कोशिश तो यही करी है कि आप, मेरे बच्चों को कोई ज़्यादा, बेटे मेरे को देखा होगा, आप जानते नहीं होंगे बहुत से लोग, लेकिन वो लो प्रोफाइल रहते हैं। लो प्रोफाइल रहने की मैंने उनको अपना रखा है कि यही शिक्षा दी है कि आप लो प्रोफाइल रहो, अपने आप को ज़्यादा वो ना करो। तो बेटी मेरी, मेरे को पता है वो बहुत इंटेलिजेंट है और बड़ा अच्छा आर्ग्यू करती है। मुझे एक फंक्शन में जस्टिस मृदुल थे, जबकि जस्टिस मृदुल मेरे साथ मेंबर बार काउंसिल थे 98 में। तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो फौजदारी की प्रैक्टिस में है वो भी ज़्यादातर, तो अच्छा है, खुशी होती है बच्चों को देख के। मेरे बेटे के अब के लिस्ट लंबी होती है, उनकी उसके केस कई बार किसी दिन मेरे से ज़्यादा होते हैं, तो मुझे खुशी होती है। उसी तरह मेरी बेटी के केस ज़्यादा होते हैं मेरे से, तो मुझे खुशी होती है। मैं बच्चे या मेरे शिष्य जितनी तरक्की करें, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बात मैं दूसरी तरफ लिए चलता हूँ आपको। आपने 1981 में पहली बार इलेक्शन लड़ा और आज लगभग इस बात को 43 साल हो गए। तो जी आप सिर्फ मेरी वकालत के इलेक्शन बाद देखो, मैं कॉलेज में प्रेप में क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR बना, और मैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना था अपने कॉलेज का। 12वीं क्लास BA Part 1 होती थी उस समय, मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी में मैं जनरल सेक्रेटरी बना था। तो राजनीति मेरे खून में थी, मेरे फादर सरपंच रहे हैं। लेकिन वो राजनीति यहीं सिमट गई ना एडवोकेसी के बाद। वो राजनीति जो नेशनल लेवल पे जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाई। इस बात का कभी अफसोस नहीं होता? एक आध हिरन एक आध चौकड़ी से उखड़ गया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सवाल दूसरा था, 81 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा। उस वक्त इलेक्शन का एक माहौल, इलेक्शन में जिस ढंग से वोटर्स से बात करने का, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो तरीका था, और आज इतनी लंबी इस जर्नी में क्या मेजर चेंज आपने पाई? आपने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा, अभी पिछला बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का भी लड़ा, तो क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस क्या लगते हैं? अब जो यंगस्टर आ रहा है ना,
बहुत इंटेलिजेंट यंगस्टर आ रहा है, ब्रिलियंट, और वो पिछला ज़माना नहीं रहा है। आप कोर्ट में बहस करते बच्चों को देखो, आज के जो नए लॉयर्स आए हैं यंगस्टर, कितनी अच्छी बहस करते हैं। और नॉट ओनली लड़के ही, लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी बहस करती हैं कोर्ट में। कल मैं एक केस देख रहा था बैठा हुआ, तो इतनी बढ़िया आर्गूमेंट्स एक लड़की कर रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मैं बल्कि उसको जाने वक्त मैंने कहा उनको भी, बेटा वेरी गुड आर्गूमेंट्स। सो मैं तो यूजुअली बैकअप करता हूँ ना, हर किसी को पीछे जब मैं बैठा हूँ तो मैं बुला लेता हूँ, बहुत अच्छी आर्गूमेंट्स करी है। तो आज का जो यंगस्टर आ रहा है, पर ट्रायल कोर्ट में मुझे निराशा हो रही है। ट्रायल कोर्ट में मैं 30,000 भी देख रहा हूँ, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका। अब पटियाला आपके हमारी 30,000 में बाबा साहब थे, ग्रोवर साहब थे, नसीम साहब थे, SK शर्मा थे, अच्छे अच्छे फौजदारी के बड़े लॉयर थे, BL कालरा साहब थे। तो BL कालरा साहब के साथ मैंने केस किया है, ग्रोवर साहब के साथ मैंने केस करी हैं, आयूब खान साहब के साथ हमने केस करी हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने जेठमलानी जी के साथ भी केस करे हैं, और राजेंद्र सिंह जब्बलपुर वाले, वो बेस्ट लॉयर थे सारे हिंदुस्तान में, उनके साथ भी केस करे हैं। चंद्रा स्वामी जी में अंगेज जो करे गए थे, वो मैंने ही रिक्वेस्ट करी थी उनसे, चंद्रा स्वामी जी से, कि एक केस में आप राजेंद्र सिंह जी को लो। और राजेंद्र सिंह जी जिस समय बहस करते थे फूल झड़ते थे, सरदार थे बेसिकली, जब्बलपुर से थे, और वहाँ सरदार के नाम से ही मशहूर थे। जबकि उनका पोता तक, जब वो डेथ हुई है, पोता तक उनका सीनियर डेजिग्नेट हो चुका था। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि देश के जितने बड़े वकील रहे हैं, मैंने सबके साथ काम किया है, अगेंस्ट भी किया है, और एक मुल्क जो मेरे पास आ गया एक उनके पास चला, ऐसा भी किया है। अब आसाराम के केस में जेठमलानी और मैंने किया इकट्ठा, चंद्रा स्वामी, राजेंद्र सिंह मैंने इकट्ठा किया केस। और लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये एक मेरा नसीब था, भाग्य था कि इतने बड़े लॉयर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उदय ललित जी के साथ भी मैंने काम किया है, जस्टिस मुक्ता गुप्ता जी के। ये जो सेगमेंट आपने बताया सीनियर एडवोकेट्स का, सीनियर जो भी धुरंधर एडवोकेट्स थे, उन जैसा एक जमात अब आपको देखने में मिलती है। भले ही यंगस्टर अच्छे इंटेलिजेंट आ रहे हैं, लेकिन उन जैसी जमात या उनसे कुछ 19-21 ऐसी आ रही, या उनकी बस कमी रहेगी? कमी तो उन्हीं की रहेगी, उनकी कमी रहेगी। अब जेठमलानी का बेटा महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी नहीं बन पाया, और राजेंद्र सिंह के बेटे वो नहीं बन पाए, तो कमी तो उनकी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, डरथ नहीं होती है, निकलेंगे। लिटिगेशन में अब लोग कम आ रहे हैं, आजकल फर्म का सिस्टम चल गया है। मेरे को कोई भी ब्रीफ करने आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, कोई भी नहीं कहता भी 70-80 से कम है। इतना मतलब फर्म का हो गया है, मैक्सिमम केसेस फर्मों से आ रही हैं हमें। तो यहाँ के लॉयर्स भी एंगेज करते हैं, इंडिपेंडेंट जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं वो भी एंगेज कर लेते हैं आकर। लेकिन फर्म्स का जो पहले ऐसा नहीं था, जब इनकी प्रैक्टिस थी जेठमलानी जी की या राजेंद्र सिंह जी की या बाबा साहब की, ग्रोवर साहब की, तब ये नहीं होता था, तब तो नाम पर ही आते थे। आज भी मेरे पास मेरे नाम पर आते हैं क्लाइंट। कई बार मैं पूछता हूँ कि आपको किसने भेजा, कि नहीं जी हमने तो गूगल में देखा, या वहाँ से देखा, या वहाँ सुना, या उन्होंने कहा कि उनको करो। तो डर तो रहेगी, लेकिन मैं होपफुल हूँ, आशा। क्या ये ठीक नहीं है कि भीड़ तो बढ़ रही है एडवोकेट्स की, लेकिन जिस सेगमेंट के, जिस टाइप के आपने जो वकीलों का जिक्र किया, उस टाइप के वकील तैयार नहीं हो पा रहे हैं? उसका कारण है, एक तो मेरे पास भी जब जूनियर आता है तो मैं तो 1-2 महीने उनको देखता हूँ, तब मैं पे करना शुरू करता हूँ। अब पैसे की ग्रीड ज़्यादा है, लर्निंग की ग्रीड नहीं है। पहले लर्निंग की ग्रीड थी, पैसे की नहीं होती थी। मेरे को किसी ने समझाया था कि पैसे का लालच शुरू में मत करना, और पैसा इतना है इस प्रोफेशन में, आप थक जाओगे पैसे गिनते गिनते। लेकिन आजकल के बच्चे चाहते हैं ओवरनाइट मिलियनर बनना, वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए वो माल प्रैक्टिस में इंडल्ज करते हैं। बहुत किस्से हैं, मैं नहीं बता सकता कैमरे के आगे, इतने किस्से आते हैं।
बताते हैं लोग, उसने इतने करोड़ ले लिया जज के नाम का, उसने इतना किया, उसके बाद ये हुआ। बार काउंसिल में ऐसी चीज़ बहुत कंप्लेंटें आती हैं। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से यंगस्टर को, न्यू कमर्स को रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि मेहनत करके, जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करके आगे बढ़ो। माल प्रैक्टिस में या किसी इधर उधर के चक्करों में मत पड़ो। ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। चलिए मैं एक और तरफ लिए चलता हूँ। आपने जजेस की बात की थी, एक पूरा अनुभव आपको अंदर तक का है, जजेस भी आपको जानते हैं और आप भी अच्छे उनसे कॉर्डियल रिलेशन भी हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म काम कर रहा है अदालतों में? ये कोई नई बात नहीं है। नेपोटिज्म इज नॉट ए न्यू थिंग। ये तो खाम खां का विषय है और खाम खां की वॉइस रेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, अब भगवान भी पहले भक्तों को देता है फिर दुष्टों पे आता है। मेरा ये एक डायलॉग है, तो भगवान भी पहले भक्तों को देता फिर दुष्टों पे आता है। ये चलता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ ये है, इसमें गलत तो है? गलत है, सही है, अब समय इसको निर्णय करेगा। है तो गलत ही है। देखिए एलसी और जो दूसरी और एक दिया जाता है बेनिफिट एडवोकेट्स को जजेस के थ्रू, उसमें सबसे बड़ा घपला है। घपला कह लीजिए या उसमें सबसे बड़ा सिंडिकेट एक काम कर रहा है। क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ है? अब हमारे एक दोस्त है राजीव खोसला जी, तो बहुत आवाज़ उठाते हैं इस बारे में। उन्होंने तो 3 बार उसके ऊपर रिट डाली है, अभी तीसरी रिट डाली। बहुत आवाज़ उठाते हैं और वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करते हैं और मैं उनके साथ सहमत हूँ। मैं ऐसा नहीं, जो कि मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, ख़ास मित्र हैं और हम नाराज़ भी हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन एंड पे हम इकट्ठे ही होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एलसी और बहुत सी और चीज़ें, आर्बिट्रेशन में बहुत बड़ा इस समय चल रहा है कि जजेस ही क्यों। मैं मना नहीं करता कि जजेस को अपॉइंट करने से मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स भी दो, जिनकी एज भी है और तजर्बा भी है जिनके पास, उनको भी देने चाहिए। इनको ये तो जजेस का मतलब रिटायरमेंट के बाद उनको ज़रूर काम देना चाहिए, आर्बिट्रेशन देना चाहिए जजेस को। चूँकि 65 साल कोई उम्र नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के जज की, 62 हाई कोर्ट के जज की कोई उम्र नहीं आर्बिट्रेशन। उम्र तो आजकल कम से कम 80-85 साल तक कैसे ही चलता आदमी। तो उम्र का तो कोई हिसाब ही नहीं। जेठमलानी साहब चले, खुशवंत सिंह जी चले, और अब आप जैसे लड़के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अभी हम आपके पीछे पीछे भाग नहीं पाते ढंग से। नहीं, वो वाली बात सही है, लेकिन मेरा ये बात, इस बात पे मैं आपके साथ सहमत हूँ, घोसला जी के साथ सहमत हूँ कि इसका कोई ना कोई ढंग निकलना चाहिए। ये आंखें मूंद के बहुत दिन कबूतर की तरह बैठ नहीं सकोगे, लेकिन आवाज़ उठेगी। आज एक उठा रहा, कल 2 उठाएंगे, फिर 100 उठाएगा, फिर 1000 उठाएगा। ये बात बहुत, चूँकि एक हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात वैक्यूम है और वैक्यूम भरने के लिए भी समय चाहिए होता है। दूसरा, बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट लॉयर्स हैं, लेकिन उनको अगर आर्बिट्रेशन, उनको ये कमीशन ये दिए जाएं तो वो और आगे तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात नेपोटिज्म की है, मैं आपसे सहमत हूँ। और एक और चीज़, अपन 1981 में एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में आ गए थे और इस बात को 43 इयर्स हो गए। और 43 इयर्स में जो आपने लगभग 35-40 एसोसिएशंस देख ली, टर्म्स देख लिए, क्या आपके टाइम में और इस टाइम में, अगर मैं करप्शन की बात करूं बार एसोसिएशंस में, तो क्या आप उसका आकलन करेंगे? बढ़ रहा है, बहुत भयंकर बढ़ रहा है, या बेतरकीब काम हो रहा है? आप बार एसोसिएशन कह रहे हैं, जान के आप थोड़ा घबरा रहे हैं बात करने से। मैं बार काउंसिल में भी आ जाता हूँ। मैं ना बार काउंसिल की ना बार एसोसिएशन की। करप्शन कहाँ नहीं है, उधर नहीं है। नीचे जो बुरा हाल इस समय हो रखा है, लगामे नहीं है उन पे। उधर भी आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। दिल्ली बार एसोसिएशन में करप्शन नहीं है, मैं नहीं मानता करप्शन है। लेकिन जो करप्ट है, एक आध बार चुना जाता, फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा चुना नहीं जाता और कभी अपने आप को ढक के रख नहीं सकता। बार में ज़्यादातर जो
मिकदार है वो अच्छे और इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट लॉयर्स की है। नहीं, ऐसे भी वाक़े आ रहे हैं कि जो एक फ़ंड दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद वकील हैं उनको बीमार हो गए, कुछ हो गया, 20-50 हज़ार रुपये दिया जाता बार की तरफ से। आपके टाइम में भी दिया जाता होगा। जो डिस्ट्रिक्ट नहीं, बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस जो हैं वो भी देती हैं, उनके प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी उनको पास करके देती है, देती रही है। अभी मेरे संज्ञान में कल ही बात आई है, कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने लिस्ट जारी की है जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट ने 1 लाख रुपया लिया, वहाँ के ट्रेजरर ने 50,000 रुपया लिया, और वो लोग वो हैं जो मिलियनर्स कहे जाते हैं। तो ये जो गिरावट आई है, ये आपके टाइम में कहीं दिखती थी? थी पहले भी थी। मेरा एक मेंबर बार काउंसिल है, आज भी है सिटिंग मेंबर, उसने बीमारी के नाम पे पैसे लिए थे और बार काउंसिल ने इतना पैसा बांटा, 22 या 23 करोड़ कहते हैं बांटा है। उसमें बहुत से ऐसे लोगों को पैसे गए हैं जो बहुत मतलब मर्सिडीज़ गाड़ी चला रही हैं और बार काउंसिल से उन्होंने 50,000, किसी ने 25,000, किसी ने 15,000 रुपये लिया है। तो मॉरल गिर गया इसका मतलब। गिर गया तो उसका इलाज क्या है? वो तो उसकी अपनी आत्मा है, क्या उसको झकझोर रही है? हम इसको छोड़ देते हैं, हम जुडिशरी की तरफ अगर जाएं, उस वक्त के जो मजिस्ट्रेट्स थे या एडिशनल सेशन जजेस थे यानी ट्रायल जजेस थे, उनके बिहेवियर में और आज के बिहेवियर में आप क्या डिफरेंस पाते हैं? पहले जजेस में एक तो सहनशीलता बहुत थी, बोलते बहुत कम थे और डिसिप्लिन्ड बहुत थे। और अब थोड़ा एक तो कोर्ट में जब सीनियर जाए, मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो उनको उन्हीं से बात करने का थोड़ा सलीका कम है। और थोड़ा उनको मैंने रिक्वेस्ट करी है सीजे से भी, जब मैं चेयरमैन था, तो कि भाई इनकी इस मामले में थोड़ा इनको बताओ कि कोर्ट में चिल्लाना, और कई जजेस बहुत मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जजेस बदतमीजियाँ करते हैं, जबकि ये कहीं नहीं उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऑनेस्ट भी वो होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मिसबिहेव करते हैं, बार की स्ट्राइक हो जाती है किसी के खिलाफ। एक अभी पटियाला हाउस में एक मजिस्ट्रेट है, अब मैं उसकी क्या बात बताऊं, मतलब उसको ये भी पता नहीं आगे अब कौन पेश हो रहा कौन नहीं हो रहा है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बताई बात, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उसके बिहेवियर पर, उसकी कई शिकायतें आ रही हैं। ऐसा लगता है वो इंटेंशनली सीनियर्स की इंसल्ट करते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में। अब उसको ये नहीं पता कि आप तो इस सिस्टम की छोटी सी कड़ी है। आपके ऊपर एडिशनल सेशन जज है, सेशन जज है, फिर हाई कोर्ट है, और आप वो जितना ऐसी हरकतें करता है, करेगा कोई भी, तो उससे उसका नाम खराब होता है। ये कहो कि बार पे कोई असर है या उसके कॉलीग्स पे कोई असर है, वो नहीं है। सिर्फ ये, बाकी मैं इतना ही कह दूंगा, ये उसका पालन पोषण किस तरह से हुआ है, उसको संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने, ये कह लो। पढ़ाई करना और चीज़ है, एग्ज़ाम पास करना और चीज़ है, संस्कार चीज़ और होती है। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो इतना बड़ा पद लेके भी कोई उसका महत्व नहीं होता है। लोअर जुडिशरी में करप्शन है? नो कमेंट्स। डिप्लोमेटिक नो कमेंट्स। नहीं, आपको लगता है कि लोग शिकायत करते हैं? बहुत चीज़ें लगती हैं पर बोलूँगा नहीं इस बार। लोग शिकायत करते हैं, बहुत ही शिकायत करते हैं। मेरे क्लाइंटें कई बार बताते हैं, आखिर क्या बात कर रहे हो आप। अब मैं इस पे कभी, चेयरमैन रहे बार काउंसिल के, वहाँ भी शिकायतें आती हैं? बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ हो रहा है और एपरेंटली हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने पट को ही नंगा करेंगे तो अपने आप को नंगा करना है। बेंच भी हमारा ही पार्ट है और हम भी बेंच के ही पार्ट हैं। हाँ, इसका एक तरीका है, तरीके से इसको कोशिश करेंगे एप्रोप्रिएट जगह पहुंचाने की, भी ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। तो सुना दोस्तों, ये बातचीत कहीं से कहीं पलट गई। और अगर मैं कहूँ कि मनन साहब के पास बहुत कुछ है वो, लेकिन बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के और ख़ास तौर से बाहर पॉलिटिक्स के, तो वो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि
उनको पता है कि उनके किसी भी एक सेंटेंस का क्या मायने दूर तक जाएंगे और उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, मैं समझ सकता हूँ। अब एक और आखिरी सवाल के साथ मैं आज की इस बातचीत को समाप्त करूँगा। मनन साहब, हर आदमी के पीछे, उसकी सक्सेस के पीछे कोई ना किसी का हाथ होता है, या किसी ना किसी को श्रेय देता है इंसान, चाहे वो अपनी मदर को दे, फादर को दे, या मिसिस को दे, बच्चों को दे, किसी को भी दे। आप से अगर मैं पूछूं कि के मनन किसको श्रेय देते हैं अपनी इतनी बड़ी बुलंदियों तक पहुंचने में? मेरे माता पिता और मेरे गुरु, 2 गुरु थे, बलदेव साहब मेहता जी और जे.आर. प्रियानी साहब अभी भी हैं, और मेरी वाइफ। इनको को सबसे लास्ट में लिया जबरदस्ती? और नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, वो तो अर्धांगिनी है मेरी, ऐसा नहीं मैं कह सकता। तो आपने पूछा तो मैंने टोटो बता दिया, इन सब का हाथ है। बहुत बहुत। और मेरे जो कोलीग्स रहे हैं बार में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं उनकी वजह से हूँ, फ्रेटर्निटी की वजह से हूँ जो भी कुछ हूँ, और मैं पटियाला हाउस की वजह से हूँ जो भी हूँ आज। लोगों को पता है कि आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और आपकी एक अच्छी खासी जगह है इस लीगल फील्ड में, और इसीलिए आपकी फ़ीस भी बहुत आम आदमी के बाहर है बुते के। क्या कोई गरीब आदमी जो वाकई में न्याय चाहता है वो उम्मीद कर सकता है कि वो मनन साहब के पास जाए और बिना पैसे के उसका काम हो जाए? बिल्कुल कर दूंगा, आप भेज के देखना। तो सर, एक मैं चाहूँगा अपना आशीर्वाद रूप में, जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं हमारे, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बीसीआई का बड़ा एहसान है हिंदुस्तान पर कि उन्होंने छोटे छोटे जगहों में भी कॉलेज खोल दिए हैं। तो उन सब बच्चों के लिए जो इस फेटर्निटी में आ रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? मेहनत करें, इस प्रोफेशन में टाइम लगता है सेटल होने में, चूँकि आते पहले दिन से तनख्वाह नहीं मिलती है, महीने से नहीं मिलती है, बहुत महीने, बहुत सालों के बाद बंदा ठहरता है इसमें। आते ओवरनाइट ना मिलियनर बनने की कोशिश करें। बाकी मेहनत से, ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस प्रोफेशन में। क्या किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर मेहनत करोगे, ऑनेस्टी रही आप में, आप सक्सेस हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। थैंक यू मनन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मैंने कोशिश की मैं सच तक आपको ले जाऊं, और जितना मैं कुरेद सकता था मैंने मनन सर को कुरेदा, और जितना वो ढंग से मैं जानता था, बहुत मंजे हुए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत 81 से वो पॉलिटिक्स में हैं और वकीलों की सांस से, आवाज़ से पहचान लेते हैं कि वो कहाँ क्या बोलने वाला है। तो मैं ज़्यादा नहीं कुरेद पाया हूँ, लेकिन बहुत साफ गोई से उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और दोस्तों, मैं ऐसी और शख्सियत के साथ आपको दोबारा मिलवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।